नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस में आपका तहे दिल से स्वागत है। विनोद जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आज विनोद जी फिर एक कहानी लाए हैं। जी हाँ, कहानी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार की और एक ऐसे साहित्यकार की जो न केवल इंसान के मन की गूढ़ता जानता है, बल्कि उनकी कहानियों में हमें मनोविज्ञान के भी दर्शन होते हैं, दार्शनिकता के भी दर्शन होते हैं और जिसकी नज़र समाज में घटित होने वाले प्रत्येक वलवले पर रहती है। और इन सारे सूत्रों को लेकर के जब वह कहानी बुनता है तो निश्चित रूप से वह कहानी अदबी मयार की कहानी होती है, साहित्यिक कहानी होती है और साथ ही मनोरंजक भी कहानी होती है। एक साधारण पाठक भी उसे पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और कोई समालोचना की दृष्टि से यदि उसे पढ़ता है तो बहुत सारे तत्व बहुत सारे स्तरों पर चलते फिरते हुए उसे नजर आते हैं। उनके हमने कुछ दिन पहले पुण्यतिथि भी मनाई। सन 87 में अप्रैल के महीने में वो हमारे बीच से नहीं रहे, बिछड़ गए, पर उनका नाम ही विनोद जी अगेय है। जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। तो क्या आप समझते हैं कि वो वास्तव में अगेय थे? अगेय इसलिए है तो मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें जो हमारे साधारण सोच से बाहर होती हैं जी, हम जिन्हें जान नहीं पाते, अगेय उन्हें जान लेते हैं। और दोस्तों हमारे लिए अगेय कर देते हैं वो, हैं? जी, आज की जो कहानी है वो बहुत ही चर्चित कहानी है, उनकी प्रसिद्ध कहानी है गैंग्रीन। गैंग्रीन कई कक्षाओं में होती है, हिंदी के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उस कहानी को, लेकिन वो हर उम्र में अलग अलग तौर से एंजॉय की जा सकती है। हमने बचपन में सुनी थी वो और आज भी सुनी है। कितना फर्क है विनोद जी, सोचिए। गैंग्रीन क्या होता है कि यदि कोई जख्म हो जाए हाथ में और पैर में और उस जख्म को ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो जहर फैल जाता है और फिर पूरा हाथ, पूरी बाह या फिर पूरी टांग ही काटनी पड़ती है। इस परिस्थिति को मेडिकली गैंग्रीन कहते हैं। और यहाँ जो अपना कहानी में मालती हैं, उनकी बाल्य सखी, वैसे तो दूर के रिश्ते की बहन है पर अब सखी ही कहा जाए क्योंकि सख्य भाव ही अधिक रहा है भाई बहन से। तो वो उनसे मिलने जाते हैं लेखक, नैरेटर, है ना? बिल्कुल, नैरेटर उनसे मिलने जाते हैं और 18 मील का रास्ता, पहाड़ी इलाके में 18 मील का रास्ता पैदल तय करके, और पहुंचते बराबर उन्हें लगता है कि इस घर पर कोई छाया सी छा गई है, कोई काली छाया सी छा गई है, क्योंकि संपूर्ण वातावरण में एक नीरसता, एक उदासी, बोझिलता दिखाई देती है। तो जो महेश्वर जी हैं, मालती के पति, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वहाँ ऑपरेशन करके लौटते हैं। कहते हैं गैंग्रीन के ऑपरेशन कर लिए 2-3, आज एक कर लिया, एक को भेज दिया। पर समस्त परिवार, छोटा बच्चा भी है, 1 साल का बच्चा है, टीटी कहते हैं उसको, नाम तो कुछ निश्चित किया नहीं। मालती की 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ है। 4 साल पहले जब मिले थे उससे तब तो लड़की सी थी और आज वो न केवल विवाहिता युवती हैं बल्कि एक युवा माँ भी हैं। उनको 2 साल का, 1 साल का टीटी नाम का एक बच्चा भी है। जी। अब राजेश जी, मुझे लगता है ये कहानी बहुत सारे स्तरों पर चलती है। पहली बात जो आगे हमें हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं वो ये कि यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचें तो कोई भी एक खुश परिवार कैसा होता है। एक लड़की के बारे में माता पिता के सपने क्या होते हैं कि वो बड़ी हो जाए, किसी सरकारी विभाग में काम करने वाले अच्छे खासे लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, सेटल हो जाए, साधारण भाषा में कहते हैं। तो मालती की शादी हो जाती है। महेश्वर जी सरकारी डॉक्टर हैं, उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, पहाड़ी किसी गांव में उनकी पोस्टिंग है। वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 1-2 बजे खाना खाने आते हैं, शाम को फिर चक्कर लगाने जाते हैं, घर पर भी समय देते ही हैं। और महेश्वर जी का स्वभाव भी अच्छा है। संपूर्ण कहानी में कहीं भी वो मालती को डांटते फटकारते हुए दिखाई नहीं देते। यानी साधारणतः अगर देखें तो मालती और महेश्वर का बिल्कुल सुखी परिवार है, जिनको आर्थिक परेशानी नहीं है, सामाजिक परेशानी नहीं है, कोई सास देवरानी नहीं है मालती के साथ परेशान करने वाली। तो हर दृष्टि से मालती सुखी दिखाई देनी चाहिए थी। फिर विनोद जी आखिर एक गैंग्रीन कैसे हो गया है इनके परिवार में? जब मैं इसको मनोवैज्ञानिक धरातल पे ले जाऊं जी, शारीरिक गैंग्रीन की तो आपने बात की, इसी तरह से अब वो मालती कहती भी है, जैसे शाम को लौटते हैं वो महेश्वर जी तो कहते हैं हाँ भाई अब कांटा लग गया और मर जाते हैं लोग, गैंग्रीन हो जाता है, आप हाथ पांव काट देते हो। कांटा तो पहले भी लगता था, पहले क्या लोग मरते नहीं थे, कांटे से नहीं मरते थे पहले। तो भाई डॉक्टर हनुमान नायडू साहब का एक शेर है जी, उनसे हम मुखातिब हुए हैं, हमारे शिक्षक रह चुके हैं वो, लेकिन हिंदी के बड़े गजलकार हैं। चोट लगती थी तो पहले भी जख्म होता था। वाह, चोट लगती थी तो पहले भी जख्म होता था, दर्द होता था, पर एक पल में खत्म होता था।
जी। अब तो यारों से भी मिलने की नहीं आस रही, पहले दुश्मन से भी मिलने का धर्म होता था। वाह। चोट लगती थी तो पहले भी जख्म होता था। तो ये यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तौर से कहीं एक गैंग्रीन हो गया है, मैं तो कहूँगा इस परिवार को, और कई परिवारों में विनोद जी आप बिल्कुल। जाएंगे देखेंगे ऐसा होता है। यानी होता है। ऊपरी तरह से परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होता है, सुखी होता है, समृद्ध होता है, शांति होती है परिवार में, कोई कलह नहीं होती है, सारे लोग अपना अपना काम यंत्रवत करते रहते हैं, फिर भी कोई छाया सी छाई होती है और लेखक इसी छाया की ओर इशारा कर रहे हैं, करता इशारा कर रहे है, हैं। बिल्कुल करता है। क्योंकि अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो इंसान के सुखी होने का क्या केवल इतना ही मतलब है, इतना ही अर्थ है क्या कि पति पत्नी हो, एक बच्चा हो और एक बनी बनाई तनख्वाह आती रहे और खाना पीना होता रहे, पहनने को कपड़े मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, सब हो। इसके आगे क्या? जी। इसके आगे जो होता है वही सुख या दुख का कारण होता है। और ये छाया केवल मालती पर नहीं, समस्त वहाँ पूरे घर पर ही छाया और मंडला। लेखक तो ये कहते हैं कि छाया उन पर भी छाने उन लगी पर भी है, छाने लगी है, जैसे वो इट इज एब्जॉर्बिंग हिम, कहीं ना कहीं वो खींच रहा है। यानी वो माहौल को। चाहकर भी मालती के साथ पहले पूर्ववत किसी- वार्तालाप नहीं कर पाते। स्वच्छंदता नहीं, वार्तालाप नहीं है, मौज मस्ती नहीं, तो मतलब एक उन्मुक्तता नहीं है कहीं। उन्मुक्तता नहीं है। तो पता नहीं उन्मुक्तता इंसानों के संबंधों से क्यों गायब हो जाती है। जब उन्मुक्तता, ये स्वच्छंदता गायब हो जाए, आनंद गायब हो जाए, मस्ती गायब हो जाए, तो मानना चाहिए कि कहीं छाया सी छा गई। और आजकल तो परिवारों में बहुत सारी छायाएं छाई होती हैं। और जी जिस तरह से अज्ञेय जी ने सामने लाई है, ये बात इंगित की है, 3 बज गए, 4 बज गए, हाँ, और 11 बज, कहानी खत्म होती है उस वाक्य पे कि मुंह खो जाने वाली आवाज में छाती उठी और धीरे धीरे नीचे होती हुई मुंह खो जाने वाली आवाज में मालती ने कहा 11 बज गए। अब ये जो उन्होंने घड़ी की संज्ञा से बताने का प्रयास किया है कि आजकल हमारा जीवन केवल घड़ी के कांटों की तरह चलता रहता है। 3 बज गए, गाड़ी के यानी स्पीडोमीटर से तुलना की है उसने। जी, इस अमुक चीज अमुक की, हाँ। कार्य संपन्न हो जाने चाहिए। 4 हो गए, अमुक अमुक कार्य संपन्न हो जाने। 11 बज गए, मतलब दिनचर्या समाप्त हो जानी चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं। मतलब जिस तरह का गाड़ी का जो है स्पीडोमीटर अपने अमिट शून्य पथ पर ये कहता है कि इतना मैंने पार कर लिया। अब मुझे राजेश ये बताएं जी, कि जी। ये जो छाया छाई हुई है, जी, जिसको हम मनोवैज्ञानिक जी, छाया जी। कह रहे हैं अब जी, तक, बिल्कुल। ये छाया मालती और माहेश्वर जी के परिवार में क्यों छाई हुई है? जी, अब ये हमें मंथन करना होगा। फिर मुझे डॉक्टर नायडू याद आ गए विनोद जी। जी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी पूजा यहाँ थी, हाँ जिंदगी तो प्यार थी, हाँ। आदमी बौना भले हो, हम्म। जिंदगी मीनार थी। वाह वाह वाह, जिंदगी मीनार थी। आदमी कल भी कटा पर मौत यूं नंगी न थी, जी। बेरहम चाहे रही हो पर छुरी दिलदार थी। वाह, वाह। जिंदगी पूजा यहाँ थी, जिंदगी तो प्यार थी। तो अब ये जिंदगी पूजा और प्यार नहीं रही। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ विनोद जी जी, यहाँ, जी। और इस कहानी में भी आप ये पाएंगे कि अगर व्यक्ति केवल अपने घर और काम तक ही जब सीमित हो जाता है, और वो घर का काम या दफ्तर का वो भी काम एक जब यंत्रवत मोनोटोनस जब हो जाएगा तो पाश ने वो- कहा है ना, पाश जो पंजाबी कवि थे, जी जी उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अगर यही जिंदगी तो सबसे खतरनाक है। खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है। यानी मैं उसको राजेश जी जी। इस तरह श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जी। कि आपको घर में सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई तकलीफ ना हो, आर्थिक तकलीफ ना हो, शारीरिक तकलीफ ना हो, और फिर भी यदि मोनोटोनी आ जाए, जी, एक बोर्डम। वही का है, तो इंसान के जीवन में बोर्डम आ जाएगा और डलनेस आ जाएगा। और जब डलनेस आ जाएगा, बोरियत आ जाएगी, तो जीवन से स्वच्छंदता समाप्त हो जाएगी। और उसी को अज्ञेय कलात्मक ढंग से कहते हैं कि छाया सी छा गई है। क्योंकि अब मालती युवा है, केवल 2 वर्ष विवाह को है, महेश्वर भी युवा है। इवन उसके मातृत्व भी सूख गया है उसका, जब बच्चा गिर पड़ता है आखिर में रात को, जी। तो वो ये तो रोज ही चोटें लगती इन्हें तो रोज ही चोटें, और ये सुनकर के लेखक को बड़ी व्यथा है। होती है। होती है। और कहते हैं कि एक युवती माँ अपने एकमात्र बच्चे को जब चोट लगती है तो इस तरह से कैसे कह सकती है कि तो इसे रोज ही चोट लगती है और उसको कोई भी फिक्र नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारे कहीं ना कहीं सारे जज्बात, देखिए, एक एहसासात तो जी, सूखने लगते सूखने हैं, एकदम- अपनी संवेदनाएं सूखने लगती हैं, खुश होने की कैपेसिटी मुझे लगता है सूखने लगती है। द कैपेसिटी टू एंजॉय इज इम्पेयर्ड। तो ये जो यंत्रवतता है, ये जो रोबोटिकरण है हमारा, ये कहीं ना कहीं, अब देखिए कितना पहले अज्ञेय जी ने कहानी लिखी होगी, जी जी। तब तो तब इतना- तो टेक्नोलॉजी इतनी है हावी नहीं थी हमारे जीवन पर। तब भी तब भी यंत्रवत, मतलब एक जैसा काम रोज अगर करेंगे
तो आप ऊब जाएंगे, और जब ऊब जाएंगे जिंदगी से तो जिंदगी का मजा, जिंदगी का आनंद भी समाप्त हो ज्यादा जाएगा। रहेगा। अब देखिए दूसरी बात जो टैगोर ने एक जगह कही है कि कहना कि प्यार का उत्सव मनाने के लिए भी दो लोग पर्याप्त नहीं जी। है, आपको मिठाई बांटने के लिए तो लोग चाहिए। जी जी। यहाँ देखिए इनके साथ कोई नहीं है, ये केवल दोनों पति पत्नी और उनका बच्चा है, न सास न ससुर न जेठानी न देवरानी न कोई संयुक्त परिवार नहीं रहे आजकल। हाँ, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये और एक पहाड़ी बड़ा इलाका काम होने की वजह से कोई सामाजिक समारोह या कुछ सामाजिक नहीं। संबंध भी यहाँ नहीं दिखाए गए हैं, नहीं है शायद। तो ये अकेलापन है, ये आइसोलेशन है। तो हम जब भी कट जाएंगे अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से, तब इस तरह की छायाएं जरूर मंडराएंगी। जी, और ये तो मुख्य विषय है कहानी का कि काली छाया सी पड़ गई है, और दो चार वाक्यों में सरकारी तंत्र पर भी अज्ञेय कटाक्ष करते हैं। हाँ। मालती कहते हैं ये तो सरकारी डॉक्टर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जी, हर जी। 2 दिन में किसी को कांटा चुभता है, जी। गैंग्रीन हो जाता है, उसके हाथ पैर काट के चले आते हैं। तो ये एक सरकारी डॉक्टर्स पर या सरकारी तंत्र पर भी एक तंज है, एक व्यंग्य है कि बिना सोचे समझे वो काम करते हैं, उनके मन में संवेदना नहीं है। अच्छा, जब किसी का हाथ पैर हाँ, काट आते हैं तो बिल्कुल। महेश्वर दुखी नहीं दिखाई दुखी देते। नहीं दिखाई देता। और मालती भी कहती हैं अब तो कोई पहले तो रात रात भर नींद हराम हो जाती थी, अब तो कोई फिक्र नहीं होती है। बताते हैं कि कोई मरा गया तो ठीक है। तो ये हमारे संपूर्ण परिवेश जी, में जो एक कटाक्ष, संवेदनहीनता संवेदनहीनता है। आती चली जा रही है। जिस तरह गंध से हम आदी हो जाते हैं ना, जी। उसी तरह हम कई चीजों से आदी हो जाते हैं और हमें उसकी चोट नहीं पहुंचती है उससे। बिल्कुल, हमारा एम्पैथेटिक बिहेवियर जो नेचुरल होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है, हमारी संवेदनाएं सूख जाती है, तब भी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये और भी एक छाया शायद का कारण ये ही है। एक छाया का कारण है, क्योंकि आज महेश्वर और मालती जिस प्रकार से युवा है, अभी उनका विवाह हुआ, तो एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार का एक रोमांटिक आकर्षण बिहेवियर होना होना चाहिए, चाहिए, आकर्षण में होना चाहिए, बातचीत होनी वो भी चाहिए, नहीं है, वो भी नहीं है। क्योंकि हैबिचुएटेड हो गए, रूटीन में आ गया सब। तो किसी ने कहा था, मेरे मित्र ने, विनोद जी, होता क्या है शादी के बाद एक ही फर्क पड़ता है कि दुनिया से एक लड़की कम हो जाती है, वाह वाह, या एक लड़का कम हो जाता है। वाह वाह वाह। तो एक जब लड़की तक आप के लड़का लड़की कम हो है जाता तो है। लड़कपन है, लड़के हैं तो लड़कपन है, तो एक और दूसरे जब- के लिए वो लड़की लड़का नहीं रहते। जी बिल्कुल, एक जिम्मेदारी का जो बोध है, जी। लेकिन जिम्मेदारी के बोध आते बराबर ही आपकी स्वच्छंदता समाप्त हो जाए, यह नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं कहानी इस प्रकार का एक कलात्मक संदेश देती है। और हालांकि दूसरा देखिए, पढ़ाई लिखाई से मालती किस तरह वो आम का जो कागज जिसमें लिपटे थे आम, वो जी। पढ़ती है नल के छाया में, संधि प्रकाश की छाया में, जी, नल जी। के नीचे। तो ये पढ़ाई लिखाई से भी अपने जो अध्यापन, पहले जमाने में ऐसा होता था, डिनर के बाद कोई फैमिली में से एक व्यक्ति किताब पढ़ता था, बाकी सब सुनते थे बैठ के। जी जी, ये सारी विक्टोरियन चीजें- एक ट्रेड था साहब। जी जी, तो टैगोर ने भी उल्लेख किया है कई जगह। तो ये जो चीज है, पुरानी चीजें इस तरह का अब विलुप्त होती जा रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई से भी, सामान्य पुस्तकें पढ़ने से भी जब हम कट जाते हैं और केवल हम इडियट बॉक्स के सामने बैठ जाते हैं, तो शायद कहीं न कहीं ये कटाव आता है। अच्छा विनोद जी, एक और चीज पर मैं जानना चाहूंगा, जैसे मनोवैज्ञानिक गैंग्रीन की बात की, इन सारी चीजों का जो है परिणाम एक मनोवैज्ञानिक गैंग्रीन होता है, जैसा हमने कहा, छाया मंडराती है, लेखक कहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं उपाय की जो बात है, अब जैसे कांटा लग गया, गैंग्रीन कब होगा? जब आपने उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं की, शुश्रूषा नहीं की, आपने उसको निग्लेक्ट किया। मनोवैज्ञानिक कांटों को भी हम इस तरह निग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल, और उस तरह वो बढ़ते जाते हैं और बिल्कुल। गैंग्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक गैंग्रीन में। तो हमें क्या करना चाहिए? यानी बात ऐसी है कि जहाँ समस्या प्रारंभ होती है, जी यानी जहाँ कांटा लगता है, जी, उसी समय उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल। यदि हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, हाँ। तो वो कांटा जैसे शारीरिक रूप से जहर फैला देगा, हाँ। फिर पैर काटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब हमें जीवन में लगे कि कहीं कोई भावनात्मक समस्या यानी इमोशनल प्रॉब्लम जी या मेंटल प्रॉब्लम, आ कोई रही है, मानसिक विकृति उभर करके आ रही है, तो उसी समय उसके उपायों के बारे में भी चिंता कर देनी चाहिए। यानी यथे इस कहानी के संदर्भ में मैं अगर कहूँ जी कि जैसे मालती के पास कुछ समय है, अगर वो अपना जी पढ़ने लिखने में लगा लेती तो शायद उसे इतनी तकलीफ ना होती, या महेश्वर और मालती सामाजिक रूप से अगर सक्रिय जुड़े रहते होते, हाँ। तो शायद उनके जीवन में छाया न समाती, न या आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं वो जुड़े रहते, किसी भक्ति भाव में ईश्वर की भक्ति करते, किसी सत्संग के साथ जुड़े रहते, तो भी शायद
जीवन में नीरसता ना आती। यानी कहने का भाव यह है कि कुछ भी करके आप रूटीन से हट करके यदि कुछ करेंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कोई कार्य हो, सामाजिक कोई कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, कलात्मक कार्य हो, तो निश्चित रूप से आपकी जो एक रसता है जीवन की, यंत्र के तरीके से जब जीवन चलता है, वो टूटेगा। जब वो टूटेगा तो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, कोई हलचल होगी, और तब वो छाया से हम बच पाएंगे, और गैंग्रीन नहीं होगा जी। और साइकोलॉजिकली कह दूं मैं आपको कि लोग जीवन में इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं बिकॉज दे गेट डिसगस्टेड विद द रूटीन एंड मोनोटोनी एंड बोर्डम ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप अपने जीवन की निरस्ता को यदि तोड़ना चाहते हैं तो शुरुआत करिए, गैंग्रीन पढ़िए, अगे जी की कहानी पढ़िए, और फिर इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, इजाजत इसी के साथ और वादे के साथ किसी और कहानी, किसी और कविता पर चर्चा करने के लिए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आपका मित्र डॉक्टर